In this video, we are going to discuss electrostatics 1. So let's start. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है Q इक्वल टू एन ई, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम. देखो चार्ज का यूनिट होता है कूलम और इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? स्टार्ट कूलम. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. अब देखो नेक्स्ट देखेंगे कंडक्शन. एक स्पीयर है ए, दूसरा स्पीयर है बी. अब जो फर्स्ट स्पीयर है उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, जो सेकेंड स्पीयर है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर. अब आप क्या करते हो, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हो किसी कंडक्टर से. सवाल ये है कि कुछ टाइम के बाद आपका जो दोनों स्पीयर ए और स्पीयर बी, इन दोनों स्पीयर में कितना आपका चार्ज रहेगा. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप सिंपली दो फार्मूला अप्लाई करना. क्या फार्मूलाज है? पहला फार्मूला है स्पीयर ए में जो चार्ज होगा वो होगा रेडियस ऑफ स्पीयर ए डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इनटू टोटल चार्ज. ठीक है. और चार्ज ऑन स्पीयर बी होगा रेडियस ऑफ बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए प्लस बी इनटू टोटल चार्ज. बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडक्शन. इंडक्शन में इंडक्शन समझने से पहले हमें जो परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा. देखो किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होती है उसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन. जो एयर का परमिटिविटी होती है उसको लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट. अच्छा, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी से जब आप एयर का परमिटिविटी डिवाइड कर देते हो तो आपको मिल जाती है एप्सिलॉन आर, मतलब उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी आपको मिल जाती है. ठीक है. अब देखो कोई चार्ज्ड रॉड है, उसमें 20 माइक्रोकूलम चार्ज होता है. उसके पास आपने एक स्पीयर रखा हुआ है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी होता है 20. अब आपको बताना है कि इस रॉड से इस स्पीयर में कितना चार्ज इंड्यूस होगा. तो उसका फार्मूला है इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट. क्यू नॉट क्या होता है? इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज, मतलब यहाँ पे रॉड. ठीक है. माइनस क्यू नॉट होल इंटू 1 - 1 अपन एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट बॉडी जो चार्ज लेगा. समझ आया? अब नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. सो क्यू इंड्यूस्ड चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट होल इंटू 1 - 1 अपन एप्सिलॉन आर. अब आपको कितना दिया था? क्यू नॉट दिया था 20, तो -20 होल इंटू 1 तो आपको मिल जाता है -19 माइक्रोकूलम चार्ज इंड्यूस्ड होगा. किस में? इसमें. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. इससे आपका फोर्स, दो चार्ज के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल जाता है. मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1. ठीक है. और यहाँ पे एक चार्ज है Q2. दोनों R डिस्टेंस में रखे हुए हैं. तो कूलम्स लॉ से आप बता सकते हो इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा. तो फोर्स होगा Q1 Q2
अपन आर स्क्वायर इंटू के। तो ये के क्या होता है? के होता है 1/4πε0। इसका वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। और जो इप्साइलम का वैल्यू होगा वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यहाँ पे नोट करो, इस इप्साइलम नॉट का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो के का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। ये दोनों आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखो, कुछ जनरल नॉलेज पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m-1 l-3 t4a2। के का सीजीएस यूनिट में वैल्यू होता है 1। ये तो मैंने बता दिया था, इप्सिलॉन r इक्वल टू इप्सिलॉन अपन इप्सिलॉन नॉट। ये यूनिट और डायमेंशन लेस होता है, रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट और डायमेंशन लेस होता है। अच्छा, फोर्स इन ए पर्टिकुलर मीडियम अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? देखो उसको समझाता हूँ। मान लो आपको किसी भी मीडियम में फोर्स चाहिए होता है, तो आप क्या करोगे? पहले एयर में कितना फोर्स है वो निकाल लोगे, जितना आएगा उससे आप डिवाइड कर दोगे उस पर्टिकुलर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, तो आपका उस मीडियम में कितना फोर्स होगा वो आपको मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्स, देन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, जो अर्थ होता है, अर्थ के सरफेस में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होता है? -5 इंटू 10⁵ कूलम। कूलम्स लॉ वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, कर लेते हैं यहाँ पे। आपको किसी एक मीडियम का इप्सिलॉन r दिया है 100, किसी पर्टिकुलर मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 100 दिया है, आपको उस मीडियम का परमिटिविटी निकालना है। रिलेटिव परमिटिविटी से परमिटिविटी निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो, आपको पता है किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये होता है। तो आपको दिया है ये तो आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसे निकाल लो, सिंपल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, इससे आप इसका 75% चार्ज आप लेके इसमें ऐड कर देते हो। अब मान लो इनिशियली इन दोनों के बीच फोर्स था F और फाइनल फोर्स है F', तो कितना परसेंट फोर्स चेंज होता है? तो इससे कैसे करोगे? देखो, जब आप इसका 75% चार्ज ला के इसमें डाल दोगे तो ये हो जाएगा 7Q/4, ये हो जाएगा Q/4। तो जो फाइनल फोर्स होगा वो होगा Q/4 7Q/4/r²। और जो इनिशियल फोर्स था वो था KQ²r²। अब इन दोनों को माइनस करोगे, इनिशियल फोर्स माइनस फाइनल फोर्स अपन इनिशियल फोर्स इंटू 100, तो आपको -56.25% मिलेगा। -56.25% मतलब 56.25% डिक्रीज हुआ है फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा देखो, इसको समझाता हूँ दूसरे पेज में। आपको दो चार्ज थे किसी मीडियम में, उन दोनों के बीच सेपरेशन था r, ठीक है। और उन दोनों के बीच जो फोर्स था वो था F। आप क्या करते हो, वो दोनों चार्ज को ले जाते हो किसी दूसरे मीडियम में रख देते हो और बोलते हो कि इन दोनों के बीच में ऐसा क्या डिस्टेंस रखूं ताकि फोर्स सेम रहे। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, उसका एक बेसिक फार्मूला होता है, जो न्यू सेपरेशन होगा वो होगा ओल्ड सेपरेशन डिवाइडेड बाय न्यू मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, इस पर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो, दो चार्ज थे 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस में थे एयर में, उन दोनों को मैं ला के वाटर में रख देता हूँ, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव न्यू डिस्टेंस होगा वो होगा ओल्ड डिस्टेंस 100/81 का स्क्वायर रूट, तो 100/9 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।
देखो, पहले हमने कूलम्ब्स लॉ का जो नॉर्मल स्केलर फॉर्म था वो क्या था, दो चार्ज के बीच में फोर्स था के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये था कूलम्ब्स लॉ। अब आपको निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म। तो वो कितना होगा, देखो, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है, आपको पता है आर कैप होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर अपन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा ये, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ई क्या हो जाएगा, आर क्यू। अब देखो इससे फिर से लिखते हैं, फोर्स विथ डायरेक्शन इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। अच्छा, दो और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लो ये है Q1, ये है Q2, तो आपको अगर निकालना होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये क्या होगा, अगर आप 1 को पहले लिखते हो तो वो होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर आप लिखते हो F21, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ये दोनों समझ में आया। अच्छा, इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, मतलब F12 का डायरेक्शन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 का डायरेक्शन। एक और पॉइंट क्या होता है, अगर आप F12 निकाल रहे हो तो आपको क्या करना होगा, के Q1 Q2 अपन आर क्यू, यहाँ पे 1 2 लोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 रखे हो तो ये भी R12 का होल क्यू इंटू R12 वेक्टर। अच्छा, R12 वेक्टर क्या होता है, R12 वेक्टर होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या होता है, R2 वेक्टर क्या होता है, देखो मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 4 5 6, तो ये जो हो जाएगा R1 वेक्टर, ऑरिजिन से यहाँ तक हो जाएगा R2 वेक्टर। समझ में आया। तो इस पॉइंट को क्या लिख सकते हो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपका हो जाएगा R1 वेक्टर। सिमिलरली इसे भी लिख सकते हो वैसे ही। देखो एक क्वेश्चन से इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। एक चार्ज है Q1 3 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है Q2 -6 माइक्रोकूलम। आपको क्या करना है, कैलकुलेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू -6 माइक्रोकूलम, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब F12 आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 R12 होल क्यू R12 वेक्टर। R12 आपने निकाल लिए, ये हो गया R1, ये हो गया R2, R1 माइनस R2 करके आपने R12 निकाल लिया। अब अपने R12 का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, -3 -3 -3, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट कर लिया, तो आपका आ गया कितना, 3√3। अब आप आराम से F12 निकाल सकते हो। क्या होगा F12, के Q1 Q2 अपन R12 का होल क्यू R12 वेक्टर। आई थिंक सबको वेक्टर पता होगा, राइट। नेक्स्ट देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ फोर्स, ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को व्हाइट पेज में देखते हैं। एक आपको इस तरह से रेक्टेंगल है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू। यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रख लेते हो। तो आपको पूछा है कि आप बताओ डायरेक्शन क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा। तो क्या करोगे आप, देखो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में,
तो इसको मिला एफ। ये क्या करेगा, इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में, तो इसको मिला एफ। सेम कॉन्सेप्ट इसके लिए भी होगा, तो इस डायरेक्शन में 2F, इस डायरेक्शन में भी 2F। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा 2F का होल स्क्वायर प्लस 2F का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। राइट, वही चीज़ क्या है, यहाँ पे उसने, यहाँ पे माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। हम वहाँ पे वाइट बोर्ड में थोड़ा अलग ले लिए थे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ पे आपको कोई सोर्स चार्ज दिया हुआ है, सोर्स चार्ज मतलब आप मान सकते हो कोई बड़ा सा चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज लेते हो, प्लस क्यू नॉट ले सकते हो, माइनस क्यू नॉट ले सकते हो। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप प्लस क्यू सोर्स चार्ज लेते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा इससे दूर होगा, और अगर आप सोर्स चार्ज माइनस क्यू लेते हो तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके तरफ आएगा। समझ गए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स का एक फार्मूला आ जाता है, फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक फार्मूला आता है। हाँ, ये जो क्यू नॉट होगा इसको आप साइन के साथ लेना है। समझ गए। अच्छा, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट और है। अगर आप मान लो एक सोर्स चार्ज लेते हो पॉजिटिव, और आपका ये हो जाता है नेगेटिव टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इससे दूर, तो इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये इसे अपने तरफ खींचेगा, तो इस तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन देखो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर के बीच में जो ग्राफ होता है, आर क्या होता है, दो चार्ज के बीच में सेपरेशन, इसका ग्राफ होता है हाइपरबोला। और इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच में ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k/r²। ये जो k है, सॉरी q, ये होता है सोर्स चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, सिंपल सेम कॉन्सेप्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, k/r² इंटू आर कैप। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k/r² इंटू आर वेक्टर बाई आर। सो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k/r³ इंटू आर वेक्टर, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो इस तरह से एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है ए, ठीक है। और देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको ऐसे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, और इन दोनों के बीच में एक प्लस क्यू है, यहाँ बी और सी के बीच में एक माइनस क्यू है। इसको व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में एक देखो ए बी सी 3 पॉइंट है,
ए सॉरी ए ओरिजिन है, ए बी सी 3 पॉइंट है। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक ए, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ए। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको ए बी और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ए में कितना होगा, के क्यू ए स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस के क्यू इंटू 9 स्क्वायर प्लस आई कैप। यहाँ पे डायरेक्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्यों करता है, देखो ए में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई डायरेक्शन में, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा प्लस आई डायरेक्शन में। बस डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है ए, समझ गए। तो इसलिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा, पहला वाला होगा के क्यू अपन ए स्क्वायर माइनस आई कैप प्लस के क्यू अपन 9 स्क्वायर प्लस आई कैप। सो फाइनल कितना आ गया, -8 के क्यू अपन 9 ए स्क्वायर प्लस आई कैप। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, ऊपर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। तो आपको पूछा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू नॉट कितना होगा। तो देखो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसके लिए इस तरफ होगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में, और ये माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके साथ ऐड कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो देखो रिजल्टेंट कितना आया 2 रिजल्टेंट आ जाएगा ई, और इसको इस ई के साथ ऐड करके फाइनल आया 2 ई, और ई का वैल्यू कितना है, के क्यू अपन ए बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। ए अपन रूट 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सोर्स चार्ज, यहाँ पे टेस्ट चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए अपन रूट 3। नेक्स्ट देखो तीनों प्लस चार्ज है, यहाँ पे पहले हमने क्या लिया था, माइनस क्यू लिया था, अब तीनों पॉइंट में 3 प्लस सोर्स चार्ज ले लिए हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो क्या होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो सिर्फ बचेगा कौन सा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है √3/2, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपन √3a/2 का होल स्क्वायर। अच्छा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2। आपको इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। मान लो वो पॉइंट Q2 से x डिस्टेंस पर है। अगर ये दोनों चार्ज ऑनलाइक होंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो ये x का वैल्यू कितना आएगा, इतना। अगर ये दोनों सेम, मतलब दोनों प्लस होंगे नहीं तो दोनों माइनस होंगे, तो x का फॉर्मूला आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मान लो एक रॉड है, इसका डिस्टेंस है, जिसका लेंथ है l, इससे d डिस्टेंस पर एक पॉइंट है p, ठीक है। इस पॉइंट p पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो जो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है नेट चार्ज अपन लेंथ। तो नेट चार्ज कितना होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू एल, ये कॉन्सेप्ट होता है, आप याद कर लो। अब देखो आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्मॉल चार्ज लेना है डी क्यू, जिसका लेंथ है डी एक्स, और इसके कारण आपको एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और उसको इंटीग्रेट करके आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पे कितना है। बस आपको ये फार्मूला चाहिए, ये इंटीग्रेशन वगैरह नहीं चाहिए। वो होता है के लैम्बडा एल डिवाइडेड बाई डी अपन डी प्लस एल। नेक्स्ट देखेंगे, ये एक रिंग है, इससे एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, ठीक है। और रिंग के सर्कम्फरेंस से यहाँ तक डिस्टेंस है आर, और रिंग का जो रेडियस है वो है आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी होगा
के एक्स क्यू अपन स्मॉल आर का होल क्यू। अच्छा, स्मॉल आर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस याद रख लेना, ज़रूरत का डायरेक्ट पूछ ले। अब देखो एक्स का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो वो होगा प्लस माइनस रेडियस ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय √2। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये मतलब क्वेश्चन के रूप में मैंने दे दिया है, बट ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स है और क्वेश्चन आपको यहाँ से इसके बीच में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज एक्स डिस्टेंस में ऑसिलेट हो रहा है, आपको बताना है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई एम आर क्यू, मतलब स्मॉल आर, एम आर क्यू डिवाइडेड बाई के क्यू क्यू। कैपिटल क्यू है क्या इस रिंग पे चार्ज, स्मॉल क्यू है ये वाला छोटा स्मॉल चार्ज। ठीक है, अब जो रिंग है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट करोगे, एफ इक्वल टू के एक्स, तो के कितना हुआ, एफ है बाई एक्स। तो आपको क्या पता है, फोर्स है इतना रिंग में, उसमें अगर एक्स डिवाइड कर दोगे तो कैंसिल होके फाइनली के का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जब आप टाइम पीरियड का एक वैल्यू होता है 2 पाई m/k, जब आप के में ये पुट कर दोगे तो आपका टाइम पीरियड का इक्वेशन आ जाएगा। बस आपको यही पूछेगा कि इस चार्ज का टाइम ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो ये वाला फार्मूला याद रख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, एक आर्क है जिसका रेडियस है कैपिटल आर और ये यहाँ से अल्फ़ा एंगल बनाता है। ठीक है, अब आपको पी में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, कितना होगा 2 k लैम्बडा अपन आर साइन अल्फ़ा बाई 2। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये अल्फ़ा है 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 90/2 साइन 45 हो जाएगा, तो √2 k लैम्बडा अपन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्फ़ा कितना है 270, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2 k लैम्बडा अपन 2, 2 कैंसिल, साइन 2 k लैम्बडा अपन आर, 2 k लैम्बडा अपन आर साइन 270/2। यहाँ पे आर होगा 2 नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक वायर है जो कि पी पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एक्स डायरेक्शन में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यह इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा के लैम्बडा अपन आर साइन अल्फ़ा 1 प्लस साइन अल्फ़ा 2। देखो ये वाला एंगल है अल्फ़ा 1, ये वाला बीटा लिख दिया है, ये है अल्फ़ा 2। ठीक है, अब अगर वायर इनफाइनाइट होगा तो यह अल्फ़ा 1 भी 90 हो जाएगा, अल्फ़ा 2 भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 प्लस साइन 90, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 k लैम्बडा अपन आर। और देखो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि कॉस 90 हो जाता है कितना 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 ख़त्म होता है। मैंने बस बेसिक फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स और बेसिक क्वेश्चंस कुछ कराए हैं, आपको इससे रिवीजन करना है और डिस्क्रिप्शन से इसका नोट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।